not mother was primary carer. Our argument was she is direct family member. She is supposed to be primary carer of British citizen child, and the other issue was whether or not she was providing financial support, because the financial support was being provided by the father who was inside the United Kingdom. So उसके लिए हमारा argument ये था कि shared responsibility जो है वो acceptable है, और जब shared responsibility acceptable होती है then this comes under the legal terminology and under the legal basis. So उसके लिए एक्स्ट्रा अगर होम ऑफिस बात कर रहे हैं या एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ प्रूफ है, दिस इज अनफेयर एंड दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेंट पर्पसेस. सो थर्ड इशू वाज के जो थर्ड इशू था कि रिलेशनशिप का. अब जो मदर थी प्राइमरी केयर चाइल्ड की और जो फादर यहाँ पर यूके के अंदर रह रहे थे, उनके जो फादर थे वो सेकंड मैरिज उनकी थी, और सेकंड मैरिज की वजह से उनकी फर्स्ट वाइफ का प्रूफ ऑफ रिलेशन में इशू था. अब जब प्रूफ ऑफ रिलेशन में इशू था फर्स्ट वाइफ के, वो आपस में मियाँ बीवी के था, नॉट एज ए मतलब पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड. जो एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड ऑब्वियसली दे वर इन अ जेन्युइन रिलेशनशिप एंड पेरेंट्स डायरेक्ट फैमिली मेंबर थे ब्रिटिश चाइल्ड के, तो उसके लिए डिफरेंट थ्रेशोल्ड था. आवर आर्गुमेंट वाज इवन दो फादर वाज मैरिड टू अनदर पर्सन, बट मदर जो है वो बच्चे की डायरेक्ट मदर है, और उसके लिए उनको सिर्फ इतना शो करना था दैट शी वॉज डायरेक्ट फैमिली मेंबर ऑफ द चाइल्ड, और उसके लिए बर्डन ऑफ प्रूफ ये नहीं था कि फैमिली मेंबर ऑफ हस्बैंड या जो उनके स्पाउस यूके के अंदर रह रहे थे. सो दिस इज द डिफरेंस. व्हेन यू आर्ग्यू योर केस इन अ राइट वे, यू सबमिट योर एप्लीकेशन इन अ राइट वे, you are going to be successful. But when you just make arguments or just defend yourself into different kind of arguments, then your application is going to be refused. So here you will see another requirements as well in terms of primary carer UK visa. जो requirements अभी हमने बात की है कि जैसे यूजुअली आप स्पाउस वीजा एप्लीकेशन करते हैं, देन आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की शो करनी पड़ती है, और इंग्लिश लैंग्वेज की आपको रिक्वायरमेंट होती है, उसके बगैर आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाता है. अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है. लेकिन जब आप फैमिली मेंबर्स प्राइमरी केयर के तौर पे एप्लीकेशन करते हैं, कानून के अंदर केयर के एप्लीकेशन में ऐसी कोई प्रोविजंस मौजूद नहीं है जिसमें उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स या फिर उनको बाकी अकोमोडेशन की सर्टन रिपोर्ट्स जाहिर करनी पड़े. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एप्लीकेशन कि आप उस रेगुलेशंस के तहत आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही होती है, और फिर आपको उसके तहत जो है वो अपनी आर्गुमेंट्स उसी के अंदर एप्लीकेशन के अंदर आर्गुमेंट्स रखने होते हैं. क्योंकि अगर आप उसके बाहर एप्लीकेशंस पे जाएंगे देन यू आर गोइंग टू गेट रिफ्यूजल. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट हो सकती है? वेयर डू यू सबमिट योर एप्लीकेशन? सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन, प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन. इफ यू आर लिविंग इन द यूनाइटेड किंगडम, you can submit your application for further leave to remain within the UK, and if you are living outside the UK, then you are going to submit your application outside the UK, and then you will be submitting for entry clearance officer, entry clearance permit application instead of further leave to remain. So you can submit your application within the UK and outside the UK as well, but then applications are going to be different applications. Obviously all the applications will be the different types of application when you submit within the UK or you submit outside the UK. So this is most important thing to understand. And also if you miss any of the requirements, and if you get a refusal because you have not enclosed any certain types of documents, or you have not got any type of advice from your lawyer, then you will receive right of appeal in such applications, and you are going to be successful if your application and circumstances are genuine. So we have discussed in today's video कि requirements क्या है, eligibility क्या है, और डॉक्यूमेंट्स सब कौन से लगेंगे. डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे. जब आप प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन करते हैं, आपको प्रूफ ऑफ केयर शो करना पड़ता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, और उसके अलावा प्रूफ ऑफ सेम हाउस होल्डिंग. दी सिटीजन चाइल्ड या एज ए फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड एप्लीकेशन करना चाहते हैं आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम, तो कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास होती हैं. सम टाइम ये होता है कि आपका स्पाउस आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता, या वो स्पॉन्सर नहीं करना चाहते, या वो सेकंड मैरिज में
इवॉल्व हो गए हैं। सो दीज आर द थिंग्स के जब आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप एज ए स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन नहीं कर सकते, सो इट्स बेटर टू think to apply under the category as a parents of British citizen child. So as a parents of British citizen child आप के पास rights होते हैं कि आप यहाँ पर आ सके। Another category के जब आप as a guardian of British citizen, this is going to be very exciting one matter for you कि जब आप as a guardian of British citizen child, sometime if you are uncle of British citizen child, लेकिन अगर आप उनके केयर कर रहे हैं British citizen child के और वो आपके साथ रह रहा है, तो फिर भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं as a primary carer of British citizen child। और या sometime ये है कि अगर आप जो है वो प्राइमरी केयर नहीं है या आपके साथ बच्चे नहीं रह रहे हैं, आपके बच्चे यूके में रह रहे हैं, आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड, लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी की आपकी एप्लीकेशन होगी। उसको कहते हैं चाइल्ड एक्सेस वीज़ा, कि आप अपने बच्चों को एक्सेस करना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को मिलना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के पास आना चाहते हैं, एंड दिस इज़ योर राइट, दिस इज़ योर राइट to submit your application to come and see your children in the United Kingdom. Family must not be apart, and they must be living together under Article 8 of Human Rights, European Convention of Human Rights. So under this category you will be able to apply to access your children, Section 55 of Borders Act 2009. So these are the things कि अगर आपकी प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन जो है वो आपके बच्चे आपके साथ नहीं रह रहे, प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन आप नहीं क्वालिफाई करते, देन आप चाइल्ड एक्सेस वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं। I want you to think about this, which kind of category of application is going to be the better application for your circumstances, क्योंकि sometime अगर एक circumstances आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, then दूसरे circumstances के तहत आपकी application successful हो जाती है। So this is called the strategy of your application। अगर आप right application करते हैं under the right immigration rules और under the right human rights articles or under the European regulations before 30th of June 2021, then there are more chances of success in your application. So it's me, Barrister Shazia Anjum. I have been helping many immigrants in their different immigration applications. If you want any further information, you can send me text message, but only serious clients should send me text message. Sometime लोग serious नहीं होते, और ऐसी situation में Are you ready? Are you ready for your application primary carer of British citizen? You may not be able to apply successfully for your spouse visa application. आज की इस वीडियो में हम primary carer of British children और primary carer of British citizen के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे हम, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग हैं जो इस एप्लीकेशन में फिट होते हैं, और कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं अगर स्पाउस वीज़ा की आपकी इनकम रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट नहीं होती, तो उसके मुतबादल एप्लीकेशन कानून के अंदर ऐसा कौन सा है जिसमें आपको लेस कॉस्ट में और लेस एफर्ट्स के साथ आपको यूके का वीज़ा मिल सकता है, यूके का स्टे मिल सकता है, ताकि आप एज ए प्राइमरी केयर ऑफ योर ब्रिटिश सिटीजन फैमिली मेम्बर यूके में आ सकें और यहाँ पर आकर उनकी केयर प्रोवाइड कर सकें। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे और इश्यूज इसके अंदर कौन से आते हैं। रिसेंटली हमने अपील विन की है और उस अपील में जो ट्राइब्यूनल, अपर ट्राइब्यूनल है, उन्होंने प्राइमरी केयर को एक्सेप्ट करते हुए अपील को अलाउ किया है। ब्रिटिश चिल्ड्रन की मदर थी जो कि स्पाउस वीज़ा की कैटेगरी में एलिजिबल नहीं थी, लेकिन उनका एप्लीकेशन जब बाय लॉ ट्विस्ट करके उनका एप्लीकेशन किया गया, देन हर एप्लीकेशन अपील वाज सक्सेसफुल एंड देन हर appeal was allowed. Now she is able to come to the United Kingdom as a mother of British children, not as a spouse of British citizen. So हम वाइस वर्सा बहुत सारी चीज़ों में इसमें बात करेंगे। पहली बात यह है कि अगर आप उसमें जो स्पाउस वीज़े की आपकी एप्लीकेशन है जब एक्सेप्ट नहीं होती, तो आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो नहीं करना होता, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आप एक कैटेगरी में जब फिट नहीं होते
तो दूसरी कैटेगरी में उसमें फिट आते हैं. सो बैरिस्टर शाजिया अंजम with 15 years legal experience in the UK immigration, and I have been helping. I have won many cases including appeals matter, application matters, outside immigration rules, under human rights and under European regulations. I have also applied successfully for my clients as being extended family member of European national, long residence applications for overstayers, illegal immigrants in the United Kingdom. लेकिन आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, और डिफरेंस बताएंगे कि आप एज ए प्राइमरी केयरर किस किस कैटेगरी में आते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं. ओके, गिव मी थम्स अप, लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड बिफोर. सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाजिया अंजम ऑफिशियल. You will be able to receive lots of free information, lots of free documents, lots of free downloads. So let's start with today's video. First of all, who is primary carer? Who is primary carer and who can submit this application, right? So first of all, so primary carer is the person who is just 1 second please, just 1 second, give me a moment. Okay. So primary carer application is going to be the application who is actually family member of. First of all we need to recognize के family members कौन है. अब family member में कौन आते हैं. family जब आप ऐसे primary carer of British citizen application करना चाहते हैं तो उसमें आप primary carer अपने British children के भी हो सकते हैं. ऐसी कंडीशन में British children आपके स्पॉन्सर होते हैं और आपका स्पोस आपका स्पॉन्सर नहीं होता. दूसरी कैटेगरी में आप प्राइमरी केयरर हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के. आपके पेरेंट्स ब्रिटिश सिटीजन हैं लेकिन आप ब्रिटिश सिटीजन नहीं हैं, आप उनकी केयर कर रहे हैं डे टू डे. हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि केयर के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट है. कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इसमें फर्दर आपको ये बताएंगे. लेकिन प्राइमरी केयरर की एप्लीकेशन कौन कर सकते हैं. द सेकेंड एप्लीकेशन people can do is as the children of British citizen. अगर आप चिल्ड्रन हैं, आपके पेरेंट्स इल हैं, आप अपने ब्रिटिश पेरेंट्स को उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनके प्राइमरी केयरर हैं, उनको मेडिसिन दे रहे हैं और आप रिलेटिव हैं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं. अब थर्ड कौन है, कौन एप्लीकेशन कर सकते हैं. द थर्ड पर्सन विल बी टू अप्लाई एक्चुअली थर्ड पर्सन इज गोइंग टू बी कि आप इवन ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं ब्रिटिश सिटीजन के, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि आपको प्राइमरी केयरर होना मस्ट है. अगर आप प्राइमरी केयरर नहीं हैं देन इट्स नॉट पॉसिबल टू बी सक्सेसफुल इन सच काइंड ऑफ एप्लीकेशन. अब इस एप्लीकेशन के बेनिफिट्स क्या हैं. इस एप्लीकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो सबसे पहले आप इसमें लेस कॉस्ट है, आपके लेस डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, लेस रिक्वायरमेंट्स लगती हैं. बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके रिफ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि आप के जो 18,600 पाउंड्स की रिक्वायरमेंट है आप उसमें कंप्लीट नहीं, पूरा नहीं उतरते, तो वो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है. या आपके स्पेसिफाइड एविडेंस डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं लगे होते और आपकी एप्लीकेशन उसमें रिफ्यूज़ हो जाती है. अब ऐसी एप्लीकेशन जो किस तरह की एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप फैमिली मेम्बर्स हैं ब्रिटिश सिटीज़न के, जिस तरह से बताया कि आप जो है वो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, अपने पेरेंट्स की लुक आफ्टर कर रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं अपने ब्रिटिश सिटीज़न के बच्चों की लुक आफ्टर कर रहे हैं, या फिर आप स्पाउस हैं और अपने स्पाउस की ब्रिटिश सिटीज़न स्पाउस की लुक आफ्टर कर रहे हैं. अब स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन में और आपकी प्राइमरी केयरर एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है. स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन में आपको जो है वो कोई भी जो स्पाउस है वो रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करके, बाकी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके हर कोई आ सकता है. लेकिन प्राइमरी केयरर में कौन फिट होता है. प्राइमरी केयरर में वही फिट होते हैं जो प्राइमरी केयरर हो. ये इटसेल्फ इस वर्ड से समझ लगती है, जो प्राइमरी केयरर हो, जो केयर कर रहे हो और उनके ब्रिटिश स्पाउस वो या तो उनके मेडिकल सर्कमस्टांसिस इस तरह के हैं कि वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, या फिर वो इस तरह की सिचुएशन में हैं कि अपनी उनको मेडिसिन की ज़रूरत है, डे टू डे उनके डिसीजंस की ज़रूरत है, उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी है, फिजिकल कंडीशन ऐसी है, दे नीड यू टू हेल्प देम इन डेली लाइफ. सो दिस इज़ द थ्रेशोल्ड, दिस इज़ द क्राइटेरिया. वंस यू कंप्लीट दिस
threshold, once you complete this criteria, then you should be able to apply successfully as a primary carer of a British citizen. Those British citizen can be your parents, can be your British children, can be your spouse, can be your brothers and sisters. As long as you are direct family member of your British citizen, then you are eligible to apply under this category. Another thing I'm just going to explain कि ऐसे लोग जो लीगल गार्डियंस हैं, अगर आप कोर्ट का ऑर्डर लेते हैं, अगर आप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, अगर आप केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोर्ट ऑर्डर ले लेते हैं, then even if you are not family member of British citizen, still you can apply under this category, still you are eligible to apply this application successfully. लेकिन आपको relevant documents लगाने हैं, कोर्ट ऑर्डर लगाना है और केयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एफिडेविट्स लगाने हैं. इफ यू नीड फर्दर हेल्प इन टर्म्स ऑफ एफिडेविट्स, लेटर्स, ड्राफ्ट्स, टेम्पलेट्स, क्योंकि इसमें लीगल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है. बहुत सारे मेडिकल लेटर्स ऐसे लगते हैं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स तो बन जाती है लेकिन वो कंपैटिबल नहीं होती इमिग्रेशन रूल्स के साथ, बिकॉज डॉक्टर्स आर नॉट क्वालिफाइड इन टर्म्स ऑफ लीगल terminology. So in this situation, if this is the case, then what you need to do, you need to get your drafts letter, you need to get your templates from your lawyers, and it's always better to discuss in the beginning of the application what your lawyer is going to do for you. So this is very important thing I just wanted to highlight. कौन प्राइमरी केयर हो सकता है? सो वी हैव कवर्ड सो फार कि प्राइमरी केयर कौन हो सकते हैं और प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन क्या है. सो प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन बेसिकली अंडर इमिग्रेशन रूल्स नहीं है, आपके ह्यूमन राइट्स को कवर करती है और आपके डिफरेंट रेगुलेशंस के तहत वो एप्लीकेशन होती है. उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो या आपकी जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट हो. सो उन लोगों के लिए जो अपना प्रूफ कर सकें कि वो ब्रिटिश सिटीजन के फैमिली मेम्बर हैं, दे कैन बी एलिजिबल अंडर सच एप्लीकेशन. सब अब okay, so if you are a family member of British citizen, just like this video and also do contact me. I have left my personal contact number for you to discuss. You need to send me a primary carer consultation, right? So consultation of primary carer visa UK, I will respond to your inquiry, and this consultation is completely free for this month. Another thing is, I'm just going to say, once you have figured out, अगर आपके कोई previous refusals हैं, don't worry, okay? Care, no problem. So अगर आपके प्रीवियस रिफ्यूजल्स हैं और उसमें कोई खुदा ना खास्ता समटाइम कोई क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया गया है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर ऑलवेज राइट स्टेप टू टेक और ऑलवेज ऑल्टरनेटिव वेज टू अप्लाई अंडर द इमिग्रेशन यूके इमिग्रेशन एप्लीकेशन. सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ यूके एप्लीकेशन कि एक एप्लीकेशन आपकी फेल हो जाती है लेकिन दूसरी एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ आपकी लीगल बेसिस लीगल बेसिस चेंज हो जाती है, बल्कि आपका पूरे जो थ्रेशोल्ड है डॉक्यूमेंट्स के सेट के वो भी चेंज हो जाते हैं. Okay, so I hope you have understood the concept of this application now. So issues क्या आते हैं? अब बहुत सारे issues ये हैं such applications में कि आप sometime लोगों के ये इस application को भी apply करना straight forward नहीं है. अब इस application में क्या issues आते हैं? इसमें हो सकता है कि आप जिसकी basis पे application कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चों की basis पे कर रहे हैं तो उसका proof of relationship लगाना है. Spouse की basis पे कर रहे हैं primary carer की एप्लीकेशन तो वो रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है. पेरेंट्स की बेसिस पे कर रहे हैं तो पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाना है. फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट क्वालिफाई अंडर द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट. Okay, so relationship requirement, the first requirement, and the second requirement is going to be your care responsibility. Is going to be your care responsibility. Sometime you may not be able to apply under this application unless until you can show the care responsibility. अब केयर में क्या आता है? When you are primary carer of your British citizen, तो केयर में आपके डे टू डे उनके जो डिसीजंस हैं, आपके डे टू डे फैसले हैं उनके, वो आपने प्रूफ करने हैं. अब वो कैसे प्रूफ करेंगे आप?
या तो आप जो है उसके लेटर्स लेंगे डॉक्टर्स से कि जिसमें वो लिखेंगे, रिकमेंड करेंगे दिस पर्सन मींस ब्रिटिश सिटीजन नीड्स हेल्प ऑफ सर्टेन फैमिली मेंबर्स एंड दैट फैमिली मेंबर दे हैव असेस्ड इज primary carer of British citizen. Have you applied for your UK spouse visa application, or you are thinking to apply for UK spouse visa application? Have you got your refusal in your UK spouse visa application, or you may be thinking that you do not meet any financial requirement, you do not meet any English language requirement or a relationship requirement, and for this reason you are unable to apply successfully. In this video I'm going to share with you step by step process how can you create your application, whether or not you qualify, and who are the persons who can be qualified under this category. Primary carer of British citizen. Have you applied for your UK spouse visa application but that has been refused? Are you thinking of submitting application for UK spouse visa but you are thinking that you do not meet financial requirement and you cannot meet English language requirement, and now you are stuck and you are just not applying, not thinking of submitting such applications? So this video is exactly for those people who are family member of the British citizen. What if you do not qualify under spouse visa route? What if your husband is not supporting you for your spouse visa application? Or what if you do not meet any financial requirement, English language requirement, but still you are here in the United Kingdom and you want to submit your application for your extension? It's me, Barrister Shazia Anjum, for UK Immigration, and I have been helping many immigrants for the last 15 years period of time. And now in today's video I'm going to cover how to apply within the United Kingdom. When you are in the United Kingdom and you want to submit your extension application, you are parents of British citizen or you are spouse of British citizen, but you do not meet the financial requirement, English language requirement, or a relationship requirement. Sometime you may be suffering with the domestic violence, and sometime you may be primary carer of a British citizen child. So these are the things that we are going to discover in today's video, and we are going to learn some useful tips in today's video. आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली आपसे जो बात करेंगे वो है कि किस तरह से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं जब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी ना होती हो। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें आप ये सोच रहे होंगे कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। अब ये इस एप्लीकेशन कौन कौन से लोग ये एप्लीकेशन कर सकते हैं? पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, स्पाउस ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, लीगल गार्डियन ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, लीगल गार्डियन ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड. So these are the things you can just consider. If you come or you fit under these categories, then you are at the right place to learn more about how to apply for your extension if you are within the United Kingdom, and if you are outside the UK, how to apply for your entry clearance application once you just decide to move forward. The problem is कि बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को सोचते ही नहीं है कि अगर एक तरह से उनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो दूसरी तरीकेकार से उनका एप्लीकेशन कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, जिस तरह से रिसेंटली ये इंक्वायरी आई कि अंकल ऑफ द ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड who was living outside the United Kingdom, and he sent me text message that he wanted to come to the United Kingdom as a primary carer of that British child, even though that child's mother was also taking care of that child, but still he was actually sharing the responsibility and he was taking care of that British child. So there are certain steps and process
फॉर दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। अगर आप प्राइमरी केयरर हैं या शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रिटिश चाइल्ड के बच्चे की बेसिस पे, दिस इज द बेस्ट टाइम टू सबमिट योर एप्लीकेशन। रिसेंटली वी हैव बीन सक्सेसफुल in appeal under this kind of category where the person was primary carer of the British child and she wanted to submit the application, and we have been successful from the upper tribunal court. So the deadline of such application is 31st of December, for 31st of, I'm so sorry, 30th of June 2021. After that you may still be able to submit this application, but then different rules will be applicable and then maybe a higher cost will be involved in such application. So this is the best time for you to submit your application. सबसे पहले कि जिस तरह से हमने बात की, जो पेरेंट्स हैं उनको तो प्रूफ ऑफ रिलेशन साबित करना बहुत आसान होता है, क्योंकि पेरेंट्स के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट्स लगते हैं, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगता है, और वो उन्होंने केयर कैसे साबित करनी है, केयर के लिए डिफरेंट आपको एफिडेविट्स, डिफरेंट प्रूफ चाहिए होते हैं जिसमें आप केयर प्रूफ करते हैं। ये आपके अपने ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, आपने प्रूफ करना है कि आप प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड हैं। Right. So another thing I'm just going to discuss about the such application is कि अगर आप प्राइमरी केयरर एज आप अंकल हैं या अगर आप लीगल गार्डियंस हैं, लीगल गार्डियन में ये होता है कि हम आपका सारा कोर्ट का प्रोसेस भी करते हैं और आपको लीगल गार्डियन बनाते हैं। अगर आप लीगल गार्डियन हैं उसमें सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस को अडॉप्ट करते हुए जब आपके पास लीगल गार्डियनशिप के राइट्स आ जाते हैं, देन you can submit such kind of application for yourself even if you are not parents of British child, right? So अगर आप British child के पेरेंट्स नहीं भी हैं लेकिन लीगल गार्डियन हैं और लीगल गार्डियन आपने थ्रू कोर्ट उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया है, देन यू विल बी एबल टू सबमिट दिस काइंड ऑफ एप्लीकेशन। मुझे जो इंक्वायरी आई रिसेंटली वो ये है कि जो मदर है एक्चुअली शी केम अंडर द स्पाउस वीजा एप्लीकेशन। अब स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन में जब वो इस कंट्री में आई तो उसके बाद उसके जो हस्बैंड है ही स्टार्टेड लिविंग सेपरेटली फ्रॉम दैट लेडी। तो जब उनकी सेपरेशन होगी, इवन दो डिवोर्स नहीं थी, सेपरेशन थी, अब सेपरेशन की बेसिस पे वो अपने स्पाउस वीजे पे क्वालिफाई नहीं करती, स्पाउस वीजे पे एप्लीकेशन नहीं कर सकती थी। अब उनकी इंक्वायरी ये थी कि उनके हस्बैंड तो उनको एप्लीकेशन पे सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या वो स्टिल एक्सटेंशन कर सकती हैं बिकॉज शी वाज मदर ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड। सो आवर आंसर वाज यस, एब्सोल्युटली शी कैन अप्लाई under the family roots on the basis of her child, और वो एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन कर सकती हैं। अब एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन के लिए थ्रेशोल्ड क्या है? क्या उनको 18,600 पाउंड्स शो करने पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, उसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बच्चों की बेसिस पे कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं अर्न कर रहे देन देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू मीट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ 18,600 पाउंड्स व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन on behalf of your British child sponsor. In such applications then British child जो होंगे वो आपके स्पॉन्सर होंगे, उनकी बेसिस पे आप एप्लीकेशन करेंगी, राइट? सो अगर आप किसी वजह से स्पाउस वीजा पे क्वालिफाई नहीं करते, देन मूव ऑन टू एप्लीकेशन एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड। सो एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन के लिए क्या थ्रेशोल्ड होता है? अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज किया है तो उसके लिए वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया, स्टिल यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग अंडर 5 years route you will be put under 10 years route. After 10 years then you can apply for your indefinite leave to remain. So this is the difference. You will still be able to get your extension, you will still be able to apply successfully under this route, but then instead of 5 years route you are going to be put under 10 years route, and after 10 years you will be able to apply for your indefinite leave to remain in the United Kingdom. So another thing, sometime अगर आपके जो स्पाउस है सेपरेट नहीं रह रहे,
डोमेस्टिक वायलेंस उसमें इंक्लूड है। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर आप प्रूफ करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, देन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई फॉर सेटलमेंट एप्लीकेशन, इवन दो इट डज नॉट मैटर वेदर यू हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर couple of months time, you have been living in the United Kingdom for a couple of years time, as long as you came under the British spouse visa, and you can prove that you have come under the British spouse visa, and also you can prove that you have been living together initially and you have been victimized by your spouse, then you will be able to apply successfully for your domestic violence ILR indefinite leave to remain application. I hope this does make sense to you. So ये चीजें हैं कि इसमें वाइस वर्सा जब स्पाउस वीजे की हम बात करते हैं उसमें बहुत सारी कैटेगरीज इन्वॉल्व होती है। इफ यू cannot meet the requirement under spouse visa, you can go on to the application under children route, and if you have been victimized by your spouse or by their family, then you will be able to apply for domestic violence application. You will be able to apply for your discretionary leave to remain application, humanitarian protection application, human rights claim under Article 8 of European Convention of Human Rights. So these are the couple of applications which you can consider. Think about the circumstances. What are your circumstances? Unless until you are cleared about your circumstances, you won't be able to give clear instructions to your lawyer. So let me rephrase it for those people who do not understand English. So वो लोग जो अगर आप जो है वो स्पाउस वीजा की रिक्वायरमेंट पे आपका एप्लीकेशन पूरा नहीं उतरता, देन आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। ब्रिटिश चाइल्ड के एप्लीकेशन पे अगर आपके कंसर्न्स हैं या आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए हैं, इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन देन अंडर द स्पाउस वीजा रूट और अंडर द पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन रूट, देन यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। सो I have put link of my previously documented video on behalf of people who have been victimized under डोमेस्टिक वायलेंस डेफिनेशन। सो जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुए उसके लिए अनदर वीडियो है, वो आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा, या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल के नाम से, देन यू विल बी एबल टू रिसीव ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ योर यूके इमिग्रेशन वीजाज एंड एप्लीकेशंस एंड अपील्स। सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, डू नॉट फॉरगेट इट इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस और माय प्रीवियस वीडियोस व्हिच आई हैव क्रिएटेड फॉर यू टू गेट मोर information in terms of your UK immigration matters. Let's move on to the next thing कि एक तो ये हो गया कि आपको जो है आपने ये सोचना है कि आप किस चीज़ में क्वालिफाई करते हैं। आप बैठ के सोचिए, अपना होमवर्क करें, लिस्ट बना लें कि आपके क्या सर्कमस्टांसिस हैं। अगर आपकी सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती है अंडर इमिग्रेशन रूल्स, देन इट विल बी बेटर टू सबमिट योर एप्लीकेशन अंडर स्पाउस वीजा कैटेगरी, राइट। सो अगर स्पाउस वीजा की कैटेगरी में आपकी एप्लीकेशन क्वालिफाई नहीं करते, देन आप ये सोचें कि आप क्या एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आप एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर वो उसमें भी आप नहीं सक्सेसफुल होते तो देन आपको ये कंसिडर करना है कहीं आप डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं रहे फ्रॉम योर हस्बैंड और फ्रॉम हिज फैमिली। देन आप देखेंगे कि आपका कोई इमोशनल अब्यूज था, या आपका कोई फाइनेंशियल अब्यूज था, या आपका फिजिकल अब्यूज था, मोरल अब्यूज था, जो भी अब्यूज आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, जो भी आपके उसमें आ जाती हैं प्रॉब्लम्स, उसको उसके तहत आप अपने सर्कमस्टांसिस को कंसीडर करेंगे। उसके अलावा डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन क्या होता है, वो भी आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स एप्लीकेशन होती है। जब आपकी इमिग्रेशन रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही हो तो सम टाइम फिर होम ऑफिस आपको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन की जो है वो एप्लीकेशन ग्रांट कर देता है, और उस सिलसिले में आप यहाँ पर फिर भी यूके में स्टे कर सकते हैं।
why is this के आपको कंसिडर करनी पड़ती है डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ एप्लीकेशंस? इट्स बिकॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी जो रिजिड रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर इमिग्रेशन रूल, सम टाइम पीपल आर नॉट एबल टू मीट financial requirement because of this COVID-19, because they've lost their job, because they could not find any work. So it's against their human rights. If they cannot meet financial requirement, they are not granted any leave to remain in the United Kingdom. This is against their human rights. So such human rights violation, then you can raise in your application, then you will be granted discretionary leave to remain in the United Kingdom. Another good news is coming, UK amnesty for illegal immigrants is coming very soon, is going to be discussed very soon in Parliament of United Kingdom. And then people who have been living in this country for long period of time without having any criminal history, they are likely to be granted leave to remain or stay in the United Kingdom, so that they can work and contribute towards the economy of United Kingdom, and also they can be legalized, they can be documented, they can be treated for their any medical problems. So this is going to be the new hope for all the illegal immigrants, but those illegal immigrants should not have any kind of criminal history or crime, because if they think that they are not they do not fit under the good character requirement, then they will not be able to get their status in the United Kingdom. So this is another good news I wanted to discuss with you people. Let's move on to the next thing. Is ये तो हो गया कि आपने इनसाइड द यूके एप्लीकेशन करनी थी, राइट? जब आप आउटसाइड द यूके एप्लीकेशन करना चाहते हैं, देन आप क्या करेंगे? आउटसाइड द यूके एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास जब आप इनसाइड द यूके होते हैं तब आपके पास डिफरेंट राइट्स होते हैं, और जब आप आउटसाइड द यूके एप्लीकेशन करना चाहते हैं, देन इट्स गोइंग टू बी द डिफरेंट एप्लीकेशन. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आउटसाइड द एप्लीकेशन. जस्ट कीप वॉचिंग मी माई सेकेंड वीडियो. आई एम गोइंग टू क्रिएट इन टर्म्स ऑफ आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम एप्लीकेशन व्हेन यू आर फैमिली मेंबर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन, राइट? 90 डेज के अंदर आप प्राइमरी केयरर का वीज़ा किस तरह से हासिल कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों का यह क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू प्रिपेयर द एप्लीकेशन एंड टू गेट द रिजल्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम. सो इट्स गोइंग टू बी 90 डेज, और 90 डेज के अंदर आपको करना क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि डेडलाइन ऑफ सबमिटिंग प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन इज 30th of June 2021. उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन होगी. अब आपके एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, और प्राइमरी केयरर वीजा है क्या? सम टाइम लोग होता है कि स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, उनकी अपील रिजेक्ट होगी, फैमिली वीजा रिजेक्ट हो गया. अब स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिकंसीडर ना करें, या इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और एप्लीकेशन में फॉल नहीं करते. सो देयर आर सर्टेन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन यू कैन सबमिट. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विथ यू प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन एप्लीकेशन. अगर आप प्राइमरी केयरर हैं उसके ब्रिटिश सिटीजन के, और आप स्पाउस हैं ब्रिटिश सिटीजन के, या आप पेरेंट्स हैं ब्रिटिश सिटीजन के, तो आपने सबमिट करनी है एप्लीकेशन अंडर दिस कैटेगरी. देन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि प्राइमरी केयरर में एक्चुअली प्राइमरी केयरर है क्या. सो सबसे पहले प्राइमरी केयरर के वीजे में आपने ये शो करना है कि आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करना है, कि आप बच्चे के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करें, स्पाउस के साथ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करें. अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप शो करते कैसे हैं? या तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स, जब आप एज ए स्पाउस आपने प्रूफ करना है, देन आपने मैरिज सर्टिफिकेट इनक्लोज करना है, एंड एवरी डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन इंग्लिश लैंग्वेज. इफ दिस इज इन any other language you must get it translated in English language, right? So दूसरी टाइप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अभी आपको ये एलिजिबिलिटी भी नज़र आ रही है स्क्रीन पे. आप देखें तो आप देखेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश यूके वीज़े के लिए. उसमें नंबर 1 आपके आ जाते हैं फैमिली मेम्बर्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन,
parents of British citizen, spouse of British citizen, brothers, and husband of a British wife as well. So these, kind of people can submit their application in this category. अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में क्या आता है कि अगर प्राइमरी केयरर जो है वो ब्रदर प्राइमरी केयरर है, ऑब्वियसली देन दे आर गोइंग टू प्रूव दैट दे आर योर ब्रदर, और ब्रिटिश सिटीजन के ब्रदर हैं, उसके लिए बी फॉर्म लगाएं, बर्थ सर्टिफिकेट लगाएं, उसके लिए आप पिक्चर्स स्नैप्स लगाएं, प्रूफ ऑफ सेम हाउस होल्डिंग लगाएं, और इस तरह से आप अपने ब्रदर और सिस्टर्स के रिलेशनशिप को शो करेंगे. अब आप जब एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड की एप्लीकेशन करेंगे, देन आप बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे और बच्चे के साथ पिक्चर्स, फैमिली पिक्चर्स और बी फॉर्म. इसके अलावा जो अगर आपका नेशनल आईडी कार्ड बना हुआ है तो प्रूफ ऑफ सेम हाउस होल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कंडीशन टू बी मेट इन सच एप्लीकेशन यू विल सी इन द स्क्रीन एज वेल. सो कंडीशंस, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस यू विल बी सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन अंडर. आप प्राइमरी केयरर हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है. इफ यू आर डायरेक्ट फैमिली मेंबर, फॉर एग्जांपल आप पेरेंट्स हैं ब्रिटिश सिटीजन के, या अगर आप जो है वो स्पाउस हैं, देन आपको आप प्राइमरी केयरर में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं व्हेन यू आर पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश सिटीजन चाइल्ड. सो अगर आप पेरेंट्स नहीं हैं और आप जो है वो कोई आप लीगल गार्डियंस हैं, आप डायरेक्ट फैमिली मेंबर नहीं हैं, तो फिर आपको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता है लीगल गार्डियन के लिए. देन यू प्रूव दैट यू आर फैमिली मेंबर्स ऑफ दैट ब्रिटिश सिटीजन. सो यू सी द डिफरेंस. सो इफ यू आर डायरेक्ट फैमिली मेंबर you do not have to prove that you are primary carer, but you will enclose the proof of care. प्राइमरी केयरर और केयर में डिफरेंस होता है कि प्राइमरी केयरर आपको प्रूफ नहीं करना होता, लेकिन प्रूफ ऑफ केयर फॉर एग्जांपल आपको लेटर्स फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटीज लगाने पड़ेंगे. उसके लिए हम बाद में बात करते हैं. पहले आप देखेंगे कि इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है. रिक्वायरमेंट्स क्या है सच टाइप्स ऑफ वीजे के लिए, कि इसमें आपकी 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती. इसमें आपको प्रूफ ऑफ फंडिंग, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और आपको रिपोर्ट्स अकोमोडेशन की नहीं लगानी पड़ती. सो दिस इज गोइंग टू बी योर benefit. So such kinds of applications you submit under primary carer of British citizen, then आप उस applications को proper तरीके से जब करते हैं, then you get guaranteed result. Recently we have been able to win. Financial requirement is needed, no English language requirement is needed, and no specific accommodation report will be required, because sometime if you apply under spouse visa category, there are certain conditions you have to meet before you can submit your application. But in this type of application you will be exempted from meeting many types of requirement, and the reason is that because this application is being submitted under the European regulations. So this application you can submit it from within the United Kingdom, also you can submit it from outside the United Kingdom. So make sure you submit your application under the right category, because there are many applications to choose from. If you are family members of British citizen, you can either apply as being a parent of British citizen, or you can apply as a spouse of British citizen, or you can apply as a partner of British citizen. Sometime if you are a person who is a spouse of the person who has got limited leave to remain or under humanitarian protection in the United Kingdom, still you can apply as a spouse or as a partner of those persons. People who have got asylum seeker status, who are refugees in this country in the United Kingdom, you can still apply under that category. But this type of application, when we talk about primary carer visa, so such visa is going to be very different in terms of application, in terms of enclosing the documents, in terms of application of legal grounds, because when you draft your legal grounds, it must be compatible with the regulations. So do not make this mistake. Do not submit such application under the immigration rules, because before 30th of June 2021 you will have the right to apply
under the regulations, and these regulations will allow you to seek exemption from English language requirement, from financial requirement, from accommodation reports, and many other complex situations, as long as you can prove with solid and credible evidence that you have been taking care of British citizen child, or you have been taking care of British citizen spouse, then you will be eligible for this application. So in the meantime, I welcome all of my UK immigration members, because this specific video has been created for my Facebook private group, and for those members who actually are from different backgrounds, from a different culture, and I'm trying to help them to understand what kind of applications that they can submit, and also I encourage the other people to become member in my Facebook group, and you will find me under UK immigration group Shazia Anjum. And you can also subscribe my YouTube channel Barrister Shazia Anjum Official, where you will be able to watch so much information in terms of your UK visa application. स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन जब करते हैं, क्या इश्यूज होते हैं, किस वजह से आपके स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. द फर्स्ट इशू इज़ गोइंग टू बी आपकी रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट. सम टाइम आपके हो सकता है आपके हस्बैंड की 2 मैरिजेस हो सकता है आपके क्वालिफिकेशन जो है रिलेशनशिप में पूरी नहीं उतरती हो, लेकिन जब आप प्राइमरी कैरियर के एप्लीकेशन में जाएंगे, देन आपको अपने हस्बैंड की जो रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी. इंस्टेड आपने अपने अगर बच्चों की बेसिस पे एप्लीकेशन कर रहे हैं तो बच्चों का प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाएंगे, और अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं पेरेंट्स की बेसिस पे तो पेरेंट्स का प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाएंगे. और इसी तरह से ही अगर आप कर रहे हैं स्पाउस, सम टाइम हो सकता है कि आप स्पाउस की बेसिस पे एप्लीकेशन कर रहे हैं, राइट, देन आपका जो स्पाउस की बेसिस पे फिर आप स्पाउस का प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाएंगे. देन यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू गो फॉर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी चेंज कर रहे हैं डायरेक्शंस ऑफ एप्लीकेशंस को. अब सेकंड इशू उसमें क्या आता है, आपके सेकंड इशू इस तरह की एप्लीकेशंस में होता है, जब आप स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन करते हैं तो आप यूके में आपको अकोमोडेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें अकोमोडेशन रिपोर्ट्स, आपकी जो टाइटलमेंट डीड और आपका ओवर क्राउडेड ना होना, ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती है. लेकिन सम टाइम आपके पास अगर अकोमोडेशन नहीं है तो इट्स बेटर कि आप अपना एप्लीकेशन की बेसिस चेंज करें, इट्स बेटर कि आप अपनी उसकी लीगल बेसिस चेंज करें, ताकि आपको इस तरह की जो अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना पड़ेंगे. थर्ड जो इशू आता है उसमें वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का. लोग इंग्लिश लैंग्वेज सम टाइम नहीं कर सकते, और साल हर साल वो इस कंट्री में नहीं आ सकते, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतरते. और इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई नहीं कर सकता. ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर पाते, और उसकी बेसिस पे फिर वो इस कंट्री में भी नहीं आ सकते, राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशल पार्ट. ये इतना आसान सबके लिए नहीं है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज कर सकें. ऐसी सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज आपका नहीं है और आप स्पाउस वीज़े पे भी क्वालिफिकेशन पे पूरा नहीं उतरते, देन इट्स बेटर कि आप अप्लाई करें एज ए प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन. अब वो प्राइमरी केयरर में आपको बहुत ज़रूरी है कि इसमें आप रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं केयर की. आप केयर की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो ही आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा. हर एप्लीकेशन उसमें सक्सेसफुल नहीं होता. अब केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से आपने पूरी करनी है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे. नेक्स्ट इशू में इसमें क्या आता है, आपके फिनांसिस और आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. सम टाइम हो सकता है कि आपका स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन इसलिए रिफ्यूज़ हुआ कि आप उस पर पूरा नहीं उतरते, आपके फिनांसिस पूरे नहीं हैं, आप 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते, आपके स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटेड नहीं है, अकाउंटेंट का लेटर नहीं है. सो मच कॉम्प्लिकेशंस आर देयर. यू कैन नॉट मीट द फाइनेंसिस रिक्वायरमेंट अंडर द स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन. देन इट्स बेटर टू अप्लाई अंडर प्राइमरी केयर
केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। जब आप प्राइमरी केयरर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन की एप्लीकेशन करेंगे देन यू विल सी सो मच डिफरेंस बिटवीन स्पाउस वीजा एंड प्राइमरी केयरर। सो मकसद आपका यूके में आने का है। अगर आपका एक एप्लीकेशन रिफ्यूज होता है तो कोशिश करें आप दूसरे एप्लीकेशन की बेसिस पे उसमें जाएं। सो एनी लाइव क्वेश्चन एंड एनी live comments in terms of UK spouse visa, UK immigration, just do let me know and I will help you further in such category, right? So उसकी जो एक आपके ये इश्यूज हमने डिस्कस किए और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस ये हैं कि आपके जो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन है उस पर आप पूरा नहीं उतर रहे, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पे भी पूरा नहीं उतर रहे। सो व्हाट, अब आप जो प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन करेंगे, फर्स्ट यू नीड टू शो द केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। या तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेंगे या फिर आप एफिडेविट स्पॉन्सर से लगाएंगे, देन यू आर प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। जब ये चीज़ें आप करेंगे तो उसके बाद आप कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जिसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप लगाएंगे। सो तीन चीज़ें जब आप करते हैं तो उसमें फिर आप जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स उसमें आती है कि डिफरेंट लॉ की एप्लीकेशन है, ये डिफरेंट रेगुलेशंस आप पे अप्लाई होंगे और उसकी डेडलाइन जो है 30 जून 2021 डेडलाइन होगी और उसके बाद आप प्राइमरी केयर का एप्लीकेशन नहीं कर सकेंगे, विच मीन्स कि अगर आपका स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको उसी कैटेगरी में बार बार एप्लीकेशन करने पड़ेंगे, अपील में जाना पड़ेगा, आपकी फीस लगेगी, आपका टाइम लगेगा। सो दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर यू टू सबमिट एन एप्लीकेशन अंडर प्राइमरी केयर ऑफ ब्रिटिश सिटीजन। यू विल बी एबल टू apply successfully and come to the United Kingdom with your family members। लेकिन उसके लिए ये चीज़ है कि उनका आपके साथ रहना ज़रूरी है, वो आपके साथ रह रहे हों और जो प्राइमरी केयर आप उसकी केयर कर रहे हों। दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रिक्वायरमेंट्स ऑफ सच एप्लीकेशन। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट कि आप फैमिली मेम्बर हैं उस स्पॉन्सर के जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उसके प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपने लगाने हैं। ओके, सो द सेकेंड वन इज गोइंग टू बी कि आपने केयर शो करनी है। आपने केयर कैसे शो करनी है कि डे टू डे के डिसीजंस आप ले रहे हैं, डॉक्टर्स के लेटर्स लगाए हैं, साइकेट्रिस्ट के लेटर्स लगाए हैं। इसी तरह से आप अपने सोशल काउंसिल के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं कि काउंसिल सोशल वर्कर्स हैं अगर आप इनसाइड द यूके एप्लीकेशन कर रहे हैं। आउटसाइड द यूके आप अपने MPs के लेटर्स लगा सकते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज वेयर यू कैन प्रूव द केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर your British citizen person. This way you are going to be successful in your application and then you will be applying under the right category. So this is very important because this application is giving you a less effort. This application is providing you with less cost. You do not have to pay so much heavy cost to the lawyers, or you do not have to pay so much fee to entry clearance officer, because this is going to be the application which gives you more chances of success, but if you do it in a right way. तो राइट वे क्या होता है कि आपके जो भी एविडेंस है वो आप ड्राफ्ट्स उसके बनाते हैं, जो आपके रेलिवेंट अथॉरिटीज़ होते हैं उनके लेटर हेड पे निकलवाते हैं और उसके बाद आप उसको अपनी जो लीगल बेसिस उसकी ड्राफ्ट करते हैं। सो प्राइमरी केयर के एप्लीकेशंस में ये सोल्यूशन है कि आप उसको डिफरेंट लॉ के तहत जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो डिफरेंट लॉ आप पे एप्लीकेबल जो होगा वो आपको ज़्यादा चांसेस ऑफ सक्सेस देगा। सो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, डिफरेंट एप्लीकेशन रिफ्यूज़्ड। बहुत सारे लोग कहते हैं साल हर साल से आप वीज़ा नहीं ले सकते या आपकी अपील भी रिफ्यूज़ हो जाती है। वो इसलिए कि आपकी बेसिस राइट नहीं होती, वो इसलिए कि जिस रेगुलेशन के तहत आप एप्लीकेशन डालते हैं उसके तहत आपके डॉक्यूमेंट्स कंपैटिबल नहीं होते, और वो इसलिए कि आपके जो राइट टाइम पे आपने डिसीजन नहीं लिया होता। सो राइट टाइम डिसीजन इस कि आपके 30 जून 2021 डेडलाइन है, प्राइमरी केयर का एप्लीकेशन है आपका, और उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ड्राफ्ट्स लगेंगे, केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, और अगर आप शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं देन उसमें एक्सप्लेन करना होगा कि फिनांसिस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, फिजिकल केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है, और सबसे मेन चीज़ कि वो ब्रिटिश सिटीज़न यूके में आपके बगैर नहीं रह सकता, और यूके में रहने के लिए उनको आपके पर्सनल केयर की ज़रूरत है और वो पर्सनल केयर कोई और प्रोवाइड नहीं कर सकता। द गुड थिंग इज़ दैट कि आप केयर्स अलाउंस भी
अप्लाई कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू ग्रांट यू कैरियर अलाउंस अंडर सच एप्लीकेशन वंस यू गेट राइट एंड वैलिड वीजा टू कम टू द यूनाइटेड किंगडम एंड you provide care to your own British citizen family members. You will be able to claim, you will be able to apply carers allowance from the government. So Rubina Niazi is with us. Thank you for giving this good information. So this is the message we have received from Rubina Niazi. Welcome to this show. Any other person who is watching, you can comment, you can ask a live question, and also you will see personal contact number. You can contact me if you are eligible under the primary carer application. So next thing is that कि आपके उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स भी देख लिया. अब प्रूफ कैसे करना है कि आप प्राइमरी केयर हैं. अगर आपके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रूफ करने के लिए बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे, इनवॉइसेस लगाएंगे, आपने उनके लिए ग्रोसरी शॉपिंग की है, मेडिसिन खरीदी है, उसके बिल पे किए हैं, वो सारे प्रूफ आप लगाएंगे जो भी आप खर्च करते रहे हैं अपने ब्रिटिश सिटीजन पे. डू नॉट कंफ्यूज दिस विद द एडल्ट डिपेंडेंट एप्लीकेशन, राइट? एडल्ट डिपेंडेंट एप्लीकेशन इज अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन. सो दिस एप्लीकेशन इज प्राइमरी केयर एप्लीकेशन. अंडर द प्राइमरी केयर एप्लीकेशन देयर आर डिफरेंट सेट्स of regulations. Under the adult dependent relative, that is completely different application. So this is primary carer application. Primary carer में आपको financial support करनी होती है अपने ब्रिटिश सिटीजन की. प्राइमरी केयर में आपको फिजिकल केयर प्रोवाइड करनी होती है, मेंटल इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है. अपना टाइम आप उनको दे रहे हैं, आपके बगैर वो मेडिसिन नहीं खा रहे, आपके बगैर वो अपने डिसीजन नहीं कर सकते, आपके बगैर डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, आप उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं. तो वो अपने लेटर पे जो ब्रिटिश सिटीजन है वो उसको कंफर्म करेंगे, राइट? सो दीज आर द थिंग्स व्हेन यू जस्ट प्रोवाइड योर क्रेडिबल एविडेंस बाय क्रिएटिंग कि आप किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं अपने ब्रिटिश सिटीजन को. और दूसरी बात कि फिजिकल सपोर्ट में अगर आप फिजियोथेरापी कर रहे हैं, उनको आप पर्सनल केयर कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू इनक्लोज प्रूफ. एवरीथिंग मस्ट बी प्रूफ्ड बाय द एविडेंस. सो जब तक आप रेलिवेंट एविडेंस नहीं लगाएंगे तब तक योर एप्लीकेशन इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल. सो राइट एविडेंस लगानी है और राइट बेसिस पे आपने अपनी एप्लीकेशन लगानी है. सो अनदर थिंग आपके से ये करना था कि जिस तरह से अगर आप ये समझते हैं कि आप इस पे क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरते हैं एंड यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ स्पाउस विद एप्लीकेशन, देन डू लिटिल होमवर्क. और वो होमवर्क ये है कि रेलिवेंट जो भी डॉक्टर्स हैं आपके, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनसे रेलिवेंट ड्राफ्ट्स लें, लेटर्स लें, बैकअप करें, क्योंकि इट्स ऑलवेज द एप्लीकेंट जिसको अपनी केस की केयर करनी होती है. इट्स ऑलवेज द एप्लीकेंट के जिसको फॉलोअप करना होता है, बैकअप करना होता है. जस्ट लॉयर्स को इन्फॉर्मेशन देने से और उनके मतलब इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप फ्री नहीं हो जाते. योर जॉब इज, योर वर्क इज टू कंप्लीट योर फाइल ऑफ एविडेंस एंड प्रोवाइड इट टू योर लॉयर. इफ यू नीड माई हेल्प यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी विद फ्री कंसल्टेशन specifically for primary carer UK visa until 30th of June 2021, and I will provide you free consultation in this regard. Okay, so अभी रिसेंटली हमारा जो इसमें अपील, प्राइमरी केयर के अपील सक्सेसफुल हुआ है, उसमें जो इश्यूज थे, लेडीज वो पूछ रही थी कि मेरे जो स्पाउस है, हस्बैंड है, उसकी सेकंड मैरिज है यूके में, क्या मैं उस पर अप्लाई कर सकती हूँ. और दूसरा क्वेश्चन ये था कि उनके पास ब्रिटिश सिटीज़न चिल्ड्रन हैं और उन ब्रिटिश सिटीज़न चिल्ड्रन की मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ, क्या मैं इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकती हूँ. देन माई एडवाइस टू हर वाज यस यू could do that. उसके अब लेडी ये कह रही है कि पहले अपील की है और अपील जो है वो रिफ्यूज़ हो गई है क्योंकि उस पर वो ये तसव्वुर नहीं कर रहे कि मैं प्राइमरी केयर हूँ, क्योंकि जो फाइनेंसेस हैं वो बच्चों के फादर की तरफ से आ रहे हैं, तो ये प्रूफ करना मुश्किल हो गया है. इवन उस लेडी का ये कहना था कि क्रेडिबिलिटी हमारी चैलेंज हो गई है, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे लोअर कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैं सोल प्राइमरी केयर हूँ, राइट. अब मेरा उनको एडवाइस ये था कि चूंकि फाइनेंसेस जो हैं वो फादर पे कर रहा है, इसलिए
आप उसमें सोल प्राइमरी केयरर नहीं हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। अब थोड़ा सा पॉइंट को ट्विस्ट करने की वजह से क्या हुआ कि वो लीगल टर्म्स में, लीगल बेसिस में वो कवर आ जाती हैं, ये कवर करते हैं उनके एप्लीकेशन को। जब ये चीज़ की तो हमने अपील में गए, अपर ट्राइब्यूनल में गए, स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स ड्राफ्ट किए, कोर्ट को एक्सप्लेन किया और उनको स्केलेटन आर्गूमेंट्स भेजे कि लुक कि ये जो लेडी हैं ये सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि प्राइमरी केयर में नॉट ओनली कि आप सिर्फ एक ही सिंगल पर्सन उसकी केयर कर रहे हैं, बल्कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आ जाता है। अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि फादर जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, मदर जो है वो फिजिकल केयर कर रही है, कुकिंग कर रही है, मेडिसिन दे रही है, बच्चों को स्कूल छोड़ रही है, ये चीज़ें उसकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। तो ये आर्गूमेंट्स ट्विस्ट करने की वजह से कोर्ट को अंडरस्टैंडिंग में ये पॉइंट लॉजिकल था और हमने उनकी अपील को विन किया और उसको अलाउड किया। प्राइमरी केयर की एप्लीकेशन की अपील जो है वो लोअर कोर्ट में रिफ्यूज होगी, लेकिन हमने क्या किया, क्योंकि वो लोअर कोर्ट की अपील हम नहीं कर रहे थे। जब मेरे पास केस आया उस वक्त मैंने असेस किया वो केस जो है वो कम्प्लीटली उसकी बेसिस जो ग्राउंड्स ड्राफ्ट किए थे वो इररेलेवेंट थे। अब कोर्ट ने क्या करना होता है, कोर्ट ने ग्राउंड्स पे फैसला करना होता है। जब ग्राउंड्स कोर्ट की समझ में नहीं आए तो लोअर कोर्ट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। हमने पॉइंट को ट्विस्ट किया और उस पॉइंट को कानून के तहत लेकर आए कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उसका क्या फ़ायदा हुआ। एक तो हमारे क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी हाई हुई और दूसरा उसमें जो है वो हमने एक्सेप्ट किया, अकाउंटेबिलिटी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ऑन बिहाफ ऑफ द अपेलेंट के यस फादर इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट बट मदर इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। सो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स अंडर द लीगल टर्मिनोलॉजी, अंडर द लीगल बेसिस, एंड लॉ प्रोवाइड्स द शेल्टर फॉर सच एप्लीकेंट टू बी सक्सेसफुल। सो इस सूरत हाल में जज ने जो है इस पॉइंट पे प्राइमरी केयर जो है एक्सेप्ट किया। जब प्राइमरी केयर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी तो रिलेशनशिप पे तो कोई इशू था ही नहीं कि बच्चों की वो मदर थी, बर्थ सर्टिफिकेट्स लगे थे, रिलेशनशिप पे कोई इशू नहीं था। ऑल्दो रिलेशनशिप का इशू मतलब फादर के साथ हो सकता है क्योंकि ही वाज मैरिड अगेन विद अनदर वुमन, लेकिन बच्चों के साथ रिलेशनशिप जो है उसका कोई इशू नहीं था। जब बच्चों के साथ रिलेशनशिप में इशू नहीं है देन अपील के चांसेस जो हैं वो हायर हो गए, राइट, और अपील जो है वो सक्सेसफुल होगी। सो दिस इज द थिंग कि जब आपके अपील और एप्लीकेशन किसी एक ग्राउंड्स पे एक्सेप्टेबल नहीं होती तो वो आप दूसरे ग्राउंड से उसको एक्सेप्ट करते हैं। ऑलवेज ऑलवेज थिंक केयरफुली, ऑलवेज थिंक रेलिवेंटली। जब आपके पॉइंट रेलिवेंट होंगे, जब आपकी एविडेंस रेलिवेंट होगी और आपका जो कानून है आपके एप्लीकेशन का वो आपकी एविडेंस को बैकअप कर रहा होगा, देन यू मस्ट बी सक्सेसफुल इन योर एप्लीकेशन, you must be successful in your appeal matters, and also not only this but also it enhances your credibility in your applications and for the future extension application and settlement in this country as well. So this is very very important. Okay, well done. अगर आपको इस वीडियो की समझ लग गई तो thumbs up, सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल बैरिस्टर शाज़िया अंजुम ऑफिशियल। यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ फ्री इंफॉर्मेशन आई एम क्रिएटिंग फॉर यू टू रिसीव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ अ फैमिली वीज़ाज, बिकॉज दिस इज़ माई मिशन टू ब्रिंग फैमिलीज टुगेदर। फैमिलीज इकट्ठी होंगी, बच्चे इकट्ठे होंगे, उनका इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर होगा, देन इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ not only the family but also for the nations as well. So these are the things once you know that you are eligible. Let me just summarize this. अगर आप फैमिली मेम्बर्स हैं ब्रिटिश सिटीज़न के, आप केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है ब्रिटिश सिटीज़न की, और आप उनको या तो फिज़िकल केयर दे रहे हैं, इमोशनल केयर दे रहे हैं, फाइनेंशियल केयर दे रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है। ब्रिटिश सिटीज़न आपके बगैर यूके में नहीं रह सकते। सो दिस इज़ द थ्रेशोल्ड, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट। इफ़ यू कंप्लीट दिस रिक्वायरमेंट दैन यू आर एलिजिबल पर्सन टू बी सक्सेसफुल इन सच एप्लीकेशन, बट ओनली यू कैन सबमिट दिस एप्लीकेशन until 30th of June
2021. If you need free consultation on this, you will see the contact number on the screen. Send me text message with the words free consultation of primary carer visa. I will give you response, and also I will provide you step-by-step guidance how can you do that, whether or not you are eligible, and I will assess your case whether you can be a fit applicant for such applications, because unless until you are qualified under this application, you won't be able to successful. For first assessment, book your call, send me direct text message. I will receive your calls. I will book your calls, and also I will guide you further in such kind of application. It's me, Barrister Shazia Anjum, UK Immigration Specialist. Do subscribe Barrister Shazia Anjum official YouTube channel, and also UK Immigration Group on Facebook for free information. In the meantime, take care of yourself and